कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की होती हैं। जो तीसरा, कई किताबों में 3 तरह का देता है, जो तीसरा होता है वो कनेक्टिंग होती है। इन्हीं 2 जो मैं बताऊंगा, इन्हीं को कनेक्ट करने के काम आती हैं, तो उनको कनेक्टिंग ट्यूब्स बोलते हैं, संयोजी नलिकाएं बोलती हैं। मेनली ब्लड वेसल्स कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की होती हैं, रुधिर वाहिनियां। ऐसे ही साथ साथ बनाते चलिएगा आप। कौन कौन सी? आर्टरी एंड वेन। सब में पॉइंट वाइज हम क्या करेंगे, 2-3 बातें लिख के बताने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज आर्टरी है और क्या चीज वेन है। क्योंकि कंफ्यूजन होता है, हम डिफरेंस नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग लिखने पे कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आमने सामने लिखे रहोगे कॉपी में तो एक ही साथ दोनों पढ़ते रहोगे, तो एग्जाम में या कहीं पूछा जाएगा तो आपको याद आ जाएगा कि हम लेफ्ट लिखे थे कि राइट लिखे थे। कभी कभी आपको ऐसे याद आता होगा कि कॉपी में बाएं लिखे थे, बाएं तो आर्टरी थी, यानी ये आर्टरी वाला पोर्शन है। चलिए पॉइंट वाइज लिखिए। आर्टरीज में लिखिएगा पहला पॉइंट, आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या आर्टरी ऐसे लिखिएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज इन आर्टरीज। धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज इन आर्टरीज, धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। एक्सेप्शन, अपवाद, अपवाद में लिखिए पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। ऐसे क्यों लिख रही हो? कॉपी को रख लो बैग में और उसी में हाथ डाल के लिख दो, हाथ भी गर्म रहेगा। ठीक है, बैग का चेन खोलो, बस उसमें हाथ डाल के उसी में लिख लो। एक्सेप्शन, अपवाद क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी। अब आप अपना कॉमन सेंस लगाइए। कल फिगर बनाए थे, आज भी आपने देखा कि ये कहां होती है। नीचे ब्रैकेट में लिख डालिए, बोलिए नहीं, सभी लोग लिखने की कोशिश करिए। देखिए आपको याद आ रही है फुफ्फुसीय धमनी की? बोलिए नहीं, लिखिए कहां होती है, ब्रैकेट में लिख डालिए। कहां होती है भाई? राइट, सब लोग लिख लिए राइट वेंट्रिकल। बार हाँ, दाएं बाएं लेन एक ही में कि दोनों में? कहा देखो, कहा दोनों में देखो, कहा पल्मोनरी आर्टरी। धमनी की बात कर रहा हूं, सिरा की नहीं। कहां है? तीनों लोग ध्यान रखिए, ठीक है, बातें कम। राइट वेंट्रिकल तो ठीक है, राइट वेंट्रिकल में से ऐसे लटकेगी, यानी वो आपको लिखते समय ब्रैकेट में बताना होगा कहां से स्टार्ट होती है, कहां, तो बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड लंग्स, वहां से निकलती है और कहां जाती है? तो दाहिने निलय और फेफड़े के बीच पाई जाती है। यानी वो यहां से दाहिने निलय को किससे कनेक्ट करती है? फेफड़े से, लंग से। तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि ब्रैकेट में कहां से कहां तक, तो दाहिने निलय और फेफड़े के बीच। ठीक, यानी अब आपने क्या लिखा ये समझिए। शरीर में जितनी भी धमनियां हैं सब में शुद्ध रक्त है, एक ही धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। कल लिखे थे ना आप? तो ये फुफ्फुसी धमनी ऐसी धमनी है जिसमें क्या है?
अशुद्ध रक्त है। बाकी सभी धमनियों में, बाकी सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक आर्टरी, बस पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जिसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन में लिखो पहला पॉइंट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज इन वेन्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज इन वेन्स। सिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। सिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज इन वेन्स। एक्सेप्शन अपवाद, एक्सेप्शन अपवाद, पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय सिरा। अपवाद में क्या है, पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय सिरा। अब नीचे ब्रैकेट में लिख डालो कहां पाई जाती है। बोलिए नहीं, बोलने की बड़ी गंदी बीमारी है। जब कहा जाए और जब पूछ लिया जाएगा तब बोलती बंद हो जाती है। बस लिख लीजिए, क्योंकि आप पहले बोल दोगे तो आपके साथ वाले को अपना दिमाग चलाने का मौका कब मिलेगा, उसको भी तो सोचने दो, उसके पास भी ब्रेन है। कहां है, हाँ बताइए बताइए। हाँ अभी सर बाय आनंद, सर छोड़ के बोलो, फिर सर, सर छोड़ के बोलो। बाएं अलिंद और, जी नहीं उल्टा बोल रही हो, फेफड़े और बाएं अलिंद को, ठीक है। क्या लिखेंगे, इन बिटवीन लंग्स एंड लेफ्ट आर्टरियम, फेफड़े और बाएं अलिंद के बीच। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, इन आर्टरीज ब्लड फ्लोज अवे फ्रॉम हार्ट। धमनियों द्वारा रक्त हृदय से दूर जाता है, या धमनियां रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। अवे फ्रॉम हार्ट, इसका उल्टा वेन्स में लिखेगा, इन वेन्स ब्लड फ्लोज टुवर्ड्स द हार्ट। सिराओं में रक्त हृदय की तरफ चलता है या हृदय की तरफ प्रवाहित होता है, या सिराएं रक्त को हृदय की तरफ ले आती है। जैसे भी सेंटेंस बनाइए, धमनियां रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, सिराएं रक्त को हृदय की तरफ ले आती है। क्यों भाई, एक एक करके बताओ। हाँ बताओ, जो भी बोल रहा था किसमें, तो पूरा बोलो ना, क्यों ले आते हैं, तो पूरा बोलोगे कि फिर आधा बोल के फिर सर क्वेश्चन करे तब बोलोगे। यानी धमनियों में अशुद्ध रक्त होता है, उन्हें उस रक्त को शुद्ध होने की जरूरत है। शुद्ध होने के लिए उसे प्रॉपर चैनल में हृदय तक आना होगा। हृदय ही रक्त को फेफड़े में भेज पाता है, और कोई भी शरीर का अंग रक्त को फेफड़े में नहीं भेजेगा। तो उनको शुद्ध होना है, तो शुद्ध होने के लिए वो हृदय तक पहुंचती है। धमनी में क्या है, धमनी में है शुद्ध रक्त। जब वो शुद्ध रक्त है तो उसकी जरूरत शरीर की प्रत्येक कोशिका को है, ईच एंड एवरी बॉडी सेल को है। तो वहां तक उसको भेजने के लिए जब भी वो चलेगा तो वो कहां जाएगा, हृदय से दूर जाएगा। ठीक, ये दोनों पॉइंट पढ़ लीजिए, इसमें कुछ समझाने की बात है, समझ लिए, समझ लिए ना। एक बात मुझे नहीं समझ में आई, आप समझाइए, मेरी तरफ देखिए ध्यान से। ये हृदय है, दिख रहा हूं सबको ना। ऐसा नहीं कि मतलब छोटा होगा तो पोडियम ढक लेता है, इधर हट जाते हैं, लेकिन इधर हट जाएंगे तो फिर ऑनलाइन वाले नहीं देख पाएंगे।
ये हार्ट, हृदय, मेरा हाथ दिख रहा सबको ना, इसने ब्लड को पंप किया यहां से। ऑर्टा मींस धमनी या सिरा, ऑर्टा मींस धमनी या सिरा, धमनी, सबसे बड़ी धमनी है ना। अब देखो, सपोज दैट यहां से मेरे राइट हैंड की तरफ ब्लड चला, तो किस में जा रहा है ये? वेन्स में जा रहा है। हार्ट पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप नहीं करता है। तो पंप किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी किसमें है वो? आर्टरीज में है, धमनी में है, यहां जाने लगा। ये यहां से पहुंचते पहुंचते इस हाथ के इस अंगुली के लास्ट में पहुंचा, छेद के बाहर चला जाएगा, यहीं से घूमेगा, घूमेगा। अब घूमेगा तो फिर इधर आने लगा। अब ये टुवर्ड्स द हार्ट है कि अवे फ्रॉम हार्ट है? यानी अब वो सिरा में है कि धमनी में है? तो यानी सिरा धमनी एक ही होती है, जहां से मुड़ जाता है उस एक क्या सिरा है, और धमनी अब मुड़ गया तो धमनी, और नहीं मुड़ा तो सिरा। अलग अलग ट्यूब है। तो फिर यहां तक जाते जाते उड़ के इसमें से इसमें आ गया। आप इधर ऐसे जा रहा तो करो धमनी में जा रहा, धमनी में जा रहा, यहां से जैसे ही मुड़ा आपने कह दिया सिरा में आ गया। तो एक ही ट्यूब है ना, यहां आके घूम गई, दो अलग अलग ट्यूब है। सुन लिए भाई, आप बाकी लोगों को भी तो बोलने दो, ठीक। दो अलग अलग ट्यूब होती है, ध्यान रखिएगा पहले। तो उड़ के एक दूसरे से नहीं आता, दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और जो जोड़ने वाली कनेक्टिंग ट्यूब्स होती हैं उन्हें कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। उसके बारे में अभी बात करेंगे, पहले इधर समझिएगा। फिर एक पॉइंट और लिखिएगा इसमें, फिर कैपिलरीज की बात करते हैं। लिखिएगा, ब्लड फ्लोज विद हाई प्रेशर इन आर्टरीज। धमनियों में रक्त उच्च दाब से प्रवाहित होता है। इसका उल्टा, सिराओं में रक्त निम्न अपेक्षाकृत निम्न दाब से प्रवाहित होता है। ब्लड फ्लोज कंपैरेटिवली लो प्रेशर इन वेन्स। क्यों भाई, क्यों धमनी में प्रेशर अधिक है और सिरा में प्रेशर कम है? बोलिए, हाँ तेज बोलिए, गुड, हाँ बोलिए, ठीक, हाँ और कौन? बोलिए बोलिए, सही बोल रहे हैं आप लोग, बोलिए। सब, ये दीवार मोटी है तो प्रेशर अधिक, अगर ये दीवार पतली हो जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। क्या वॉल्यूम? किसका? वॉल्यूम मीन्स क्या होता है? वॉल्यूम मीन्स, बोलिए, सही बोल रही, बोलिए बोलिए। हाँ लिखे तो हैं अभी लोग, थोड़ी देर पहले हम लोग लिखे नहीं, सबसे पहली लाइन तो वही लिखे हैं, शुद्ध रक्त। क्यों? हर सेल तक तभी तो पहुंचेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, गुड। यही सिंपल फिजिक्स है कि हार्ट ने यहां से पंप किया, तो जैसे जैसे अब सबसे ज्यादा प्रेशर तो यही होगा ना जहां से पंप किया, फिर जैसे जैसे डिस्टेंस कवर करता जाएगा, दूरी बढ़ती जाएगी, प्रेशर क्या होता जाता है? कम होता जाता है। सिंपल सा फिजिक्स है। तो सिरा में कब जाएगा, वेन में कब जाएगा? तुरंत तो पहुंचेगा नहीं,
कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तभी तो सिरा में पहुंचेगा, वेन में पहुंचेगा। और जैसे ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा प्रेशर रिलेटिवली क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। दूसरी बात भी है कि वही जो वॉल्यूम कह रही थी उसको कहना चाहिए डायमीटर ऑफ ट्यूब। मैं समझ गया था कि आप सही बोलना चाहती हो, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड आप नहीं निकाल पाए। मैं वही कह रहा था कि बोलो उसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या है। तो शिराएं क्या होती है, थोड़ी मोटी होती हैं, धमनियां थोड़ी पतली। मोटी पतली वॉल नहीं, डायमीटर की बात कर रहे हैं। ठीक। तीसरी बात कि जो वेन्स होती है उनमें जगह जगह वॉल्व होते हैं, रुकावट होती है, इसलिए प्रेशर उतना नहीं होता है। और जो आर्टरीज होती है उसमें कहीं वॉल्व नहीं होता, एकदम स्मूथ सरफेस होती है, फटाक से ब्लड पहुंच जाता है। तो सबसे मेन थिंग याद रखिएगा कि जैसे जैसे ब्लड डिस्टेंस कवर करेगा या कोई भी चीज, जैसे पहले आता था घर में लोग लगाते थे टुल्लू, टुल्लू एक फ्लोर तक पानी चढ़ाने में सही होता था। धीरे धीरे पानी का लेवल नीचे जाने लगा और घरों का लेवल थोड़ा ऊपर जाए, यानी अब डिस्टेंस उसको ज्यादा ट्रेवल करवानी पड़ी। तो टुल्लू से सेकेंड फ्लोर तक पानी पहुंचते पहुंचते हालत खराब होने लगी। तो फिर हम क्या लाए, समरसेबल पंप लाए, यानी उससे पावरफुल पंप लाए। तो जैसे जैसे क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे प्रेशर तो कम होता है। ठीक। तो इसीलिए प्रेशर क्या होता है, वेन्स में रिलेटिवली कम होता है, किसके, आर्टरीज के। इसीलिए सिराओं में धमनियों की अपेक्षा रक्त दाब क्या होता है, कम होता है। एक चीज और समझिएगा, जैसे हार्ट ने पंप किया, आप बैठे बैठे इस फील करिए कि आपके हार्ट ने ब्लड को पंप किया और वो ब्लड पहुंच रहा है आपके किसी के पैर के अंगूठे तक, पंप किया आपकी बॉडी में। और आपके जो जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बोल रहा हूं, इसीलिए, नहीं तो मैं इधर हटके अपने शरीर पे उसको दिखाता। इसीलिए जो ऑनलाइन वाले हो आप भी फील करते रहो साथ में कि आपके हृदय ने क्या किया, ब्लड को पंप किया, आप खड़े हैं। ठीक। और वो ब्लड जो है किसी न किसी धमनी के थ्रू कहां जाएगा, पैर में जाएगा, पैर के अंगूठे तक भी पहुंचा। तो उसमें एक तो काम क्या, एक तो प्रेशर किसने जनरेट किया, हृदय ने। एक इनविजिबल प्रेशर भी उसे अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है, जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मत कहिएगा कि शरीर पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं होता। अगर नहीं होता तो हमारा वेट कैसे होता, तब तो मास ही रह जाता ना। वेट होता है एम इंटू जी, तो अप्लाई होता है तभी तो होता है ना। तो अब देखो नीचे जाते समय एक तो क्या किया, हार्ट ने पंप किया, प्रेशर अधिक है, साथ ही में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है, नीचे पैर के अंगूठे तक पहुंच गया। अब उसे वापस आना है, एक तो डिस्टेंस डबल हो जाएगी। अब जितना चल के गया पैर के अंगूठे तक, दिल तक वापस आने में डिस्टेंस डबल हो गई, यानी प्रेशर रिड्यूस हो गया, हो गया रिड्यूस ना। साथ ही साथ उसे अब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाना है, आना है ना ग्रेविटेशनल फोर्स का, यानी नीचे से पैर से हृदय तक आना है। तो अब इसे प्रेशर कहां से मिलता है, अब तो कायदे से होना चाहिए कि आपके पैर में भी एक दिल हो, वो पंप करे नीचे से। लेकिन क्या होगा, फिर बैठे बैठे कोई दूसरे का दिल फोड़ देगा, नहीं। रोज कहीं सड़क पे किसी का फूटा मिल गया, टूटा मिल गया, कहीं इधर उधर फूटा फूटा टूटा मिल गया। तो ये इसेंशियल प्रेशर कहां से जनरेट होता है, वो कनेक्टिंग ट्यूब ही जनरेट करती हैं। और उस कनेक्टिंग ट्यूब का नाम होता है क्या, कई सारी होती है इसलिए बहुवचन में लिख रहे हैं। हिंदी में कहते हैं, पढ़े होंगे, बहुत आसान सी चीज है, कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं है, थियरम नहीं है कोई बहुत बड़ी की नहीं जानते हैं। नाम सुने होंगे केस नली ना, केसिकत्व पढ़े होते हैं, कैपिलैरिटी। तो केस नली मीन्स
भाई एकदम हिंदी में तो क्लियर कट नाम है। नली जानते हैं ट्यूब, ऐसी नली जो केस के समान हो। केस मतलब बाल। तो बाल के समान पतली नली जो होती है उसे क्या कहते हैं? केस नली कहते हैं। अगर पूरी नली बाल के समान पतली न भी हो तो दोनों एंड्स के जो होल हैं, दोनों सिरों के जो छेद हैं, वो कम से कम कितने होने चाहिए? बाल के समान पतले होने चाहिए। यानी एक ऐसी पतली नली जिसका व्यास कितना हो? बाल के समान हो, या पूरे नली का व्यास अधिक हो लेकिन दोनों सिरों पे जो छिद्र है, जो होल है, जो छेद है, वो कौन सा हो? बहुत सा पतला हो। तो ये जब ट्यूब नली, ये जो ट्यूब होती है, ये जो नली होती है, एक स्पेशल कैरेक्टर शो करती है, और उस स्पेशल कैरेक्टर को कहते हो आप केशिकत्व, कैपिलैरिटी। ये फिजिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा था आपके एग्जाम में, अभी दिखा रहा हूं। केशिकत्व क्या होता है? बताइए भाई, जो जानते हो सही जानते हो बोलो। कैपिलैरिटी मीन्स क्या? हाँ, जो भी बोला सही बोला, थोड़ा तेज बोलिए, बोलिए, बोल तो लीजिए। नहीं बोलेंगे? मत बोलिए, चलिए मैं बोलता हूं। देखिए, नॉर्मल ट्यूब, कोई भी नली ले लो, ट्यूब ले लो, पाइप ले लो, ठीक? मान लीजिए ये कंटेनर है, ये कोई बर्तन है, इसमें कोई लिक्विड है, कोई भी लिक्विड मान लीजिए, ठीक? तो इसमें जब कोई ट्यूब डालोगे, मान लीजिए कोई नली आपने डाला, कोई ट्यूब डाला, तो नॉर्मल ट्यूब अगर डालोगे तो इस पाइप में, इस नली में, इस ट्यूब में ये लिक्विड का लेवल कितना होगा? जितना कंटेनर का है। वाटर नहीं, कंटेनर, यानी इस बर्तन में जो लेवल है वही उतना ही क्या हो जाएगा? इस ट्यूब में आएगा। वो लिक्विड वाटर भी हो सकता है, वो लिक्विड पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। तो नॉर्मल ट्यूब क्या होती है? ये होती है। लेकिन अगर, किंतु परंतु, ये ट्यूब को कर दो आप पतली, कितनी पतली? हेयर लाइक होल जैसी पतली, ठीक? तो अब ये डेड श्योर हो गया। क्या डेड श्योर हो गया? कि नॉर्मल लेवल ये है, तो इस केस नली में, कैपिलरी ट्यूब में, या तो इस लिक्विड का लेवल राइज करेगा, अप जाएगा, या तो फिर डाउनफॉल कर जाएगा, गिरेगा। 100% श्योर है कि अब जो बर्तन में उस द्रव का लेवल है, उस लेवल को ये मेंटेन नहीं करेगा। इसी स्पेशल कैरेक्टर को कहते हैं कैपिलैरिटी। या तो इस नली में इस द्रव का तल ऊपर होगा, या तो द्रव का तल नीचे होगा। अब बात आती है कि कब ऊपर होगा, कब नीचे होगा। समझिएगा, एक लाइन में बता रहा हूं। जो लिक्विड कांच को गीला करते हैं वो सब ऊपर जाएंगे। ये देखिए, जैसे पानी है, जितना आप जानते हो नॉर्मली, तेल, पेट्रोल, डीजल, एक्स वाई जेड, जो नॉर्मली आप जानते हो, वो कहां जाएंगे? ऊपर जाएंगे और दूसरे सिरे से निकल जाएंगे। जो लिक्विड कांच को गीला नहीं करता है वो नीचे जाएगा, उसका लेवल क्या हो जाएगा? नीचे जाएगा। जैसे मरकरी, पारा। अगर इस बर्तन में पारा रख दोगे और कैपिलरी ट्यूब डालोगे तो बर्तन में जो पारे का लेवल है हमेशा कैपिलरी ट्यूब में उससे क्या रहेगा? नीचे ही रहेगा, डाउन ही रहेगा। तो अब क्या है? इसी विशेष घटना को क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं, कैपिलरिटी। केशिकत्व कहते हैं। आप घर में देखते होंगे, अपने घर से शुरू करते हैं। आपके देखते हैं कैपिलरिटी कहीं घर में अपने?
कहां? लालटेन दिया का जमाना गया है, आप मिट्टी का तेल कहां मिल रहा है? हाँ, अभी कहां देखते हो? तौलिया, पोछा। जैसे अब कोई पर्सनल मत लीजिएगा, मान लीजिए आपका स्टडी टेबल है, कांच की गिलास नहीं, स्टील की गिलास में पानी रखे हो और क्या है, पढ़ाई कर रहे हो कि जब प्यास लगेगी पी, हाथ लग गया गिर गया। तो अब मूर्ख टाइप के प्राणी क्या करेंगे, वाइपर लाएंगे और फिर क्या करेंगे, उसको पूरे रूम में फैलाते हुए बाथरूम तक या जहां भी पानी निकलने वाला बना होगा वहां तक ले जाएंगे। थोड़े से समझदार क्या करेंगे, सूखा पोछा ले आइए, चुपचाप रख दीजिए। उसमें क्या करता है, पानी जो है धीरे से देखते फर्श से उठ के उस कपड़े में आ जाता है, और कपड़ा ले जाके निचोड़ दीजिए, यानी पूरा रूम गीला नहीं होगा। वैसे भी ठंडी का समय है। जैसे कभी कहीं घूमने गए हो, वाटर पार्क, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, या बनारस गए हो घूमने कभी? कितने लोग गए हैं बनारस भाई घूमने? बनारस गए हो तो घाट पे नहीं गए होगे तो बनारस नहीं घूमे। दो फेमस चीज है, बनारस गए और सारनाथ नहीं गए तो इतिहास समझ में नहीं आएगा ज्यादा से ज्यादा। आधा बौद्ध धर्म अगर मन से अगर आप तैयारी करने वाले हो और सारनाथ में जाके बस अपना कॉपी किताब लेके रिवाइज करो तो जो पढ़ोगे वो वहां दिखेगा। अच्छा, यहाँ इस टीले पे बैठ के पहली बार उपदेश दिए थे, ये है धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, ये है वो क्या तोरण होता है, क्या स्तूप होता है, मेरे सब वहां पे है। फिजिकली आप देखोगे बहुत सी चीजें खंडहर में बदल गई हैं, बहुत सी चीजें हैं। उसी तरह गंगा घाट, किसी भी नदी के किनारे जाइए, अगर बहुत ज्यादा ठंडी नहीं है तो एक काम की बात बता रहा हूं, कभी भी करिएगा, पैर पानी में जरूर डालिए। बैठने की जगह है, व्यवस्था है तो बैठ के कुछ देर पानी में पैर डाले रहिए। उससे शरीर की सारी निगेटिव एनर्जी, थकावट दूर हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ये बहते हुए पानी का ये क्या है, एक नेचर होता है। पता नहीं पता था आपको कि नहीं पता था? जो भी बहता हुआ पानी है कहीं भी, उसमें अगर पैर डाल के बैठोगे तो बहुत जल्दी ही शरीर की सारी थकावट और निगेटिव एनर्जी, यानी टेंशन वंशन जब जो होता है बनारस में लोगों को, तो वो चुपचाप कुछ नहीं करते हैं, मोबाइल ऑफ करते हैं और घाट पे पहुंच जाते हैं, पैर में पानी डालते हैं या घाट के किनारे ही बैठे रहते हैं। 1-1.5 घंटा में उन्हें ज्ञान मिल जाता है कि सब मोह माया है। ठीक है, दोनों तरफ, एक तरफ मणिकर्णिका घाट है और दूसरी तरफ हरिश्चंद्र घाट है। तो किसी साइड में बैठोगे थोड़ी देर में ही ज्ञान प्राप्त होता है, आदमी री एनर्जाइज हो जाता है, वैराग्य नहीं धारण करता है, री एनर्जाइज होता है कि चलो एक बार फिर से लगते हैं। ठीक, तो ये होता है। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट आप जीन्स पहन के गए हैं, पैर में रखे हैं और जींस में नीचे थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है, पानी टच हो रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया तो कुछ देर में क्या होता है, जींस ऊपर तक गीली हो जाती है। कैसे होती है? सब में एक ही चीज है, चाहे वो पोछा हो, चाहे वो टॉवेल हो, चाहे वो जीन्स हो, सब मोटे धागे से बनता है, सूती कपड़े से बनता है। हमेशा देखते हो पोछा सूती कपड़े का बनाया जाता है, लैंप हो, लालटेन हो, उसकी बत्ती क्या होती है, सूती कपड़े की होती है। या दिया, लैंप लालटेन बोले तो देसी आइटम छोड़ दिए, क्या बोलते थे उसको, जो किसी दवा की बड़ी सी बोतल के ढक्कन में छेद करके और सूती कपड़ा लगा के और मिट्टी का तेल क्या है भरते थे, क्या बोलते थे उसको, डिबरी। जहां जो भी बोलते थे, तो असली ज्ञान वो है कि लैंप लालटेन तो हम हर किताब में पढ़ते हैं। दिमाग डिबरी तक गया तो समझ लीजिए वो टॉपिक समझ में आपको आ गई। तो अब होता क्या समझिएगा, जो भी कपड़ा होता है कॉटन का या कोई भी कपड़े की वीविंग तो ऐसे ही होती है ना, बुनावट तो ऐसे ही होती है। अब कॉटन कहे या लिनेन कहे तो वो मोटे धागे वाला कपड़ा है। तो यहां आप देखिए, यहां 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 इस जहां जहां इसका कॉर्नर है, ये थोड़ा थोड़ा छूटते जाता है, इसीलिए अच्छा कॉटन देखते हो ट्रांसपेरेंट होता जाता है ना। तो ये जो स्पेस जो छूटा, तो ये ऊपर से नीचे तक मिला के क्या कर लिया, एक कैपिलरी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर को डिजाइन कर दिया। अब नीचे पानी है तो ये पानी कैपिलरी ट्यूब की सहायता से कहां पहुंच जाता है, ऊपर पहुंच जाता है। तो ये क्या है, कैपिलरिटी है। और बताओ, और कहां दिखता है आपको?
अभी अगर नहीं फील हुआ तो अभी क्लास के बाहर निकलिएगा, आपका कोई ना कोई दोस्त बाइक स्कूटी से तो आता ही होगा, आता है ना, उसका सीट कवर फाड़िए, लेकिन अकेले में नहीं, उसके सामने, उसमें से निकलेगा स्पंज। स्पंज देखते हो ना, पानी कहीं गिराता है, स्पंज रखिए, पानी कहाँ होता है, स्पंज से ऊपर। आप लोग पेन वाले जमाने में, हम जब पढ़ाई शुरू किए थे तो 2-3 साल मैं उस जमाने में भी पढ़ा हूं, जब क्या होता था, इंक से लिखना पड़ता था। कोई लिखा है स्याही से? मतलब हम लोग समकालीन हैं, ठीक, तभी तो स्याही से लिखोगे, नहीं तो अब कौन सा स्कूल स्याही से लिखवाता है भाई। तो स्याही से लिखते समय हम लोगों को मिलता, हम लोग खरीदते थे अपना ब्लॉटिंग पेपर, सोख्ता जिसे कहते थे, नरकट की कल पेन से लिखते थे, घर से लाते थे बना के, और क्या है, लिखते थे इंक में डुबो डुबो के, और कोशिश करते थे बहुत कम स्याही लगे, नहीं तो फैल जाता था, पेज खराब हो जाता था। और उसकी दूसरी कोशिश आती थी कि अगल बगल वाला इधर उधर देख रहा तो उसी का ब्लॉटिंग पेपर उठा के यूज कर लो, अपना क्या रहे, बचा रहे। ठीक, तो ब्लॉटिंग पेपर भी किस किस सिद्धांत पे काम करता है, सोख्ता भी इसी पे काम करता है। तो इसमें होता क्या बेसिकली है, देखो क्यों ये ऊपर जा रहा है, सिंपल सी बात है, यहां जो है लिक्विड है, यहां छेद है, जब छेद कम होगा तो यहां ऊपर जाने की जो होड़ होती है वो अधिक हो जाती है, जैसे जैसे छेद कम होगा प्रेशर जनरेट होगा, किसके कारण होता है, वहां नीचे जो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, उसके कारण जैसे जैसे छेद पतला होता जाएगा वो क्या क्रिएट होता जाएगा, एक प्रेशर जनरेट होता है, और वो हाई प्रेशर होता है। जैसे मान लीजिए कोई ट्यूब मोटी है, आपके घर में कई सारे गमले हैं, ठीक है, और घर वालों ने क्या कहा, आपसे गमले में पानी देने को बोला कि आज पानी दे दो, तो 100 में तो 99% चांस है कि आप इधर उधर गोला दे के निकल जाओ, पढ़ना है, ये काम है, वो काम है, किसी दिन फंस गए कि आज पानी आपको सारे गमलों में देना ही है, तो उधर क्या है, एक हाथ में पाइप पकड़ते हो, दूसरे हाथ से व्हाट्सएप शुरू रहता है, पहले गमले में थोड़ा हाथ बढ़ा दिए, दूसरे गमले में, तीसरे गमले में के लिए अभी तो चैटिंग कर रहे हो, देखे पानी चाहिए, अब क्या करते हो, पाइप थोड़ा सा दबा, होल पतला हुआ, प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा, और आगे गया, फिर थोड़ा सा और दबाए, तो आपने सोचा कि चौथे गमले तक, पांचवें तक पहुंच जाएगा, तो इधर पानी आगे बढ़ने से बजाय पीछे से पाइप निकल गई, होता है ना, फिर टैप के पास दौड़ के गए। कहने का मतलब होता है कि जैसे जैसे होल पतला होगा प्रेशर क्या है, बढ़ेगा। तो वही काम यहां होता है, कहां, ऊपर से ब्लड गया, आप अपने काम शरीर में देखिए, ब्लड कैपिलरीज में ऊपर से ब्लड गया धमनी में, जब नीचे से टर्न बैक होगा तो वहां क्या, शिरा में आने के लिए क्या लगाया गया, उसमें कैपिलरीज लगी हुई हैं, वो क्या है, फाइन ट्यूब्स हैं, बहुत ही पतली नलिकाएं हैं, जब उसमें जब ब्लड आता है तो क्या होता है, प्रेशर जनरेट हो जाता है, फिर से प्रेशर जनरेट होता है, और इतना प्रेशर जनरेट होता है कि वो नीचे से ब्लड कहां तक वापस आ पाए, आपके हृदय तक आ पाए। ठीक, लिखिएगा, these are connecting tubes, these are connecting tubes, हेडिंग डाले ना, ब्लड कैपिलरीज, रुधिर केशिकाएं, ये वाली हेडिंग इसमें लिखना, ये सब तो मैं ऐसे ही समझा रहा था आपको, ब्लड कैपिलरीज, रुधिर केशिकाएं, these are connecting tubes which connects arteries and veins with each other and different body cells by artery and vein। ये संयोजी नलिकाएं होती हैं, ये संयोजी नलिकाएं होती हैं जो सिराओं और धमनियों को आपस में तथा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को सिरा और धमनी से जोड़ती हैं। ये संयोजी नलिकाएं होती हैं जो सिरा और धमनी को आपस में, या सिराओं और धमनियों को आपस में, तथा
शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को सिरा और धमनी से जोड़ती हैं। ठीक, अभी इसमें और लिखना है, पहले समझ लो उस चीज को तब लिखवा रहे हैं। जैसे अभी मैं खड़ा हूं या आप बैठे हैं, तो हार्ट पंप कर रहा है, सिरा में, धमनी में जा रहा है, लौट के सिरा में आ रहा है। अभी आपका योगा करने का मन कर दे और आप शीर्षासन करने लगे, तो क्या सब उलट जाएगा? जिधर से ब्लड जा रहा था उधर से वापस आने लगेगा, और जिधर से वापस आ रहा था उधर से जाने लगेगा? क्यों नहीं जाएगा? यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है बॉडी में, और वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन कौन करता है? ब्लड कैप। तो लिखिएगा, blood capillaries maintains the unidirectional flow of blood in our body। रुधिर केशिकाएं शरीर में एक दिशा में होने वाले प्रवाह को बना रहे। एक दिशा में मतलब हमेशा रक्त जो है वो धमनी से सिरा में जाएगा, कभी भी सिरा से धमनी में नहीं आ सकता। यूनिडायरेक्शनल फ्लो मतलब क्या होता है? ऑलवेज आर्टरी टू वेन, कभी भी वेन से आर्टरी में नहीं आएगा। तो रुधिर केशिकाएं शरीर में रक्त के एक दिशा में होने वाले प्रवाह को बनाए रखती हैं। ऑलवेज आर्टरी टू वेन, हमेशा धमनी से सिरा की तरफ। इट ऑल्सो या दे ऑल्सो जनरेट्स इसेंशियल प्रेशर, दे ऑल्सो जनरेट्स essential pressure to turn back blood in heart। वही जो हमने समझाया था पैर से नीचे वापस आने वाला, ये रक्त को वापस हृदय तक लौटने हेतु, ये रक्त को वापस हृदय तक लौटने हेतु आवश्यक दाब उत्पन्न करती हैं। इसमें मैंने सब समझा दिया है, एक लाइन नहीं समझाई है कि सिरा और धमनी को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं से क्यों जोड़ती है। ये वाली बात जो लिखे हो वो नहीं समझा है ना, उसको समझ लो। तो ये ब्लड कैपिलरीज के बारे में पूरा हो जाएगा। जैसे भूगोल जब पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे इरिगेशन, सिंचाई पढ़े होंगे ना। कई, चलिए मुझे जितना बताना है उतने बता रहा हूं। कई सारे सिस्टम होते हैं सिंचाई के, जो मिडिल इंडिया है, मध्य भारत है, उसमें सिंचाई का एक प्रमुख साधन होती है नहर, कैनाल सिस्टम, नहर। ठीक, तो सपोज दैट जो मुझे बताना मैं वो देखिए आप लोग, बाकी उधर सर, इसीलिए तो आप लोगों का नंबर वंबर नोट किया जा रहा है कि जो छूटा हुआ है वो चले ऑनलाइन, आप घर जाके पढ़िएगा। ये सपोज दैट नहर है, ठीक है, ये जा रही है ऐसे, ऐसे ही जाएगी ना, हमेशा ढाल कैसे है? पश्चिम से पूर्व की तरफ है मैक्सिमम टाइम। ठीक, अब इस नदी से सिंचाई, ये रिवर है आपकी, तो रिवर जो नदी है वो सिंचाई के काम नहीं आती। अब इससे निकाली जाएगी नहर, ये मान लीजिए नहर निकाले आप, तो ये मान लीजिए गंगा बैराज है या कुछ भी है, तो ये जो मेन नहर होती है ये भी सिंचाई के काम नहीं आती। इससे दूसरी लिंग नहर होगी, ये भी सिंचाई के काम नहीं आएगी। और ये नहर आप देखते होंगे जैसे इधर से जाती है चौड़ी से सीतापुर लखीमपुर की तरफ जाइए तो दो नहर एक पैरेलल ले जाती है, साथ ही जाती है। ठीक है, अब इससे अब क्या होती है, छोटी छोटी क्या बोलते हैं उसको, शाखाएं निकाली जाती है। अब यहां किसी का खेत है तो यहां से पंप लगा के क्या करता है, सिंचाई करता है, या यहां किसी का खेत है तो यहां पंप लगा के सिंचाई करता है। जैसे धान वान की खेती होती है तो क्या करता है, यहां छोटा सा कट लगा देता है, जिधर चाहिए, पूरा का पूरा सिंचाई हो गया। फिर गांव में जितने लोग हैं मिलके उसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। देखे होंगे यही सिंचाई का साधन है। क्या अब वो पानी तो यहां भी कट लगा देते, तो यहां कट लगाते तो सिंचाई नहीं होती, बाढ़ आ जाता।
तो वैसे ही शरीर की कोशिका बहुत छोटी है, अगर डायरेक्ट सिरा और धमनी से लेने की कोशिश करेगी तो न्यूट्रिशन का बाढ़ आ जाएगा। तो वो क्या है, पतली पतली कैपिलरी ट्यूब से जुड़ी होती हैं कि जितना चाहिए उतना ही उसे मिले, और इसेंशियल पोषक तत्व लेती हैं, आर्टरी से कनेक्ट होती हैं। जो वेस्टेज होता है CO2 और चीजें, वो किधर निकालती हैं, वेन में कनेक्ट होती हैं। तो वही आपने लिखा है कि इट कनेक्ट डिफरेंट बॉडी सेल्स बाय आर्टरी एंड वेन्स। तो ये केशिकाएं ही होती हैं जो शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को सिरा और धमनी से जोड़ती हैं। धमनी से इसलिए जोड़ती हैं कि पोषक तत्व ऑक्सीजन चाहिए, सिरा से इसलिए जोड़ती हैं कि जो वर्ज्य पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है, वो धमनी में नहीं जा सकता, वो किधर जाएगा, सिरा में जाएगा, वेन में जाएगा। तो यही आपने लिखा है। ठीक, ये हो गया आपका। अब हेडिंग डालिए, सम इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स ऑफ ह्यूमंस बॉडी। यहां से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। मानव शरीर की कुछ प्रमुख रुधिर वाहिनियां, सम इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स ऑफ ह्यूमंस बॉडी, मानव शरीर की कुछ प्रमुख रुधिर वाहिनियां। थोड़ा थोड़ा बस लिखाएंगे जहां जितना जरूरत है। चलिए पॉइंट वाइज लिखना शुरू करिए, हेडिंग के साथ लिखिएगा, हर के बारे में एक एक दो दो लाइन जहां जितनी जरूरत है लिखते रहेंगे। पहला है ऑर्टा, या हिंदी में इसको महाधमनी भी कहते हैं। ऑर्टा ऐसे लिख के भी पूछ लेता है एग्जाम में आपके। देखिएगा, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमंस बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी धमनी। अब सुन लो, समझ लो, फिर लिखिएगा। जो हार्ट पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसी में करता है। हार्ट के किस चैम्बर से ब्लड आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आता है। याद आ रही बात ना, बाएं नीले से आता है। अगर एग्जाम में पूछे कि एक साइकिल में, एक बार में हृदय कितना रक्त जो है पंप करता है, 5 से 6 लीटर है, तो एक ही बार में सब तो नहीं निकाल देगा ना। तो ईच साइकिल, इन ईच साइकिल 70 ml ब्लड पंप होता है, किसमें, ऑर्टा में। यानी एक बार वो दबता है तो 70 ml ब्लड क्या है, निकल के ऑर्टा में जाता है। यानी सेमी लूनर वाल्व खुलेगा एक बार तो वहां से 70 ml ब्लड इधर निकलेगा, 70 ml ब्लड उधर निकलेगा। उधर मतलब पल्मोनरी आर्टरी में, और 70 ml ब्लड ऊपर से इंटर करेगा इधर, और 70 ml ब्लड, यानी 70 ml का चक्र होता है। एक बार देखिए ऑर्टा से इधर निकलेगा तो ऊपर खाली होगा ना, तो ऊपर मतलब 70 ml ब्लड क्या है, लेफ्ट आर्टरियम में आ गया शुद्ध रक्त। तो इधर भी, अब इधर नीचे लूनर वाल खुला था, दोनों लूनर वाल एक साथ खुलेगा, ठीक, और दोनों बाइक्यूस्पिड वाल्व एक साथ खुलेगा। ध्यान समझिएगा। तो बीच का दोनों वाल्व जब एक साथ खुला, पर इसके खुलने से पहले नीचे वाला खुलेगा। मान लीजिए एक बार सब में भर चुका है, तो सबसे पहले अगर 70 ml दोनों सेमी लूनर वाल्व खुला, नीचे वाला वाल्व खुला, तो 70 ml शुद्ध रक्त ऑर्टा में गया, 70 ml अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय धमनी में गया, जो जहां पहुंचेगा कहां, फिर ऊपर का खुलेगा बाइक्यूस्पिड ट्राइक्यूस्पिड। तो जो 70 ml यहां खाली है, ऊपर से 70 ml कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब 70 ml ऊपर खाली हो गया, तो ये इंफीरियर वेना के बाद जो महाशिरा लिखे हो, 70 ml इधर राइट में इंटर करेगा और 70 ml लेफ्ट में इंटर करेगा। बात समझ में आई? यानी एक बार में कितना पंप होता है, 70 ml पंप होता है, यही लिखना था, लिखेगा। हार्ट ब्रैकेट में लिख लीजिए, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स 70 ml ब्लड इन ईच साइकिल इन ऑर्टा। हृदय ब्रैकेट में बायां निलय प्रत्येक चक्र में, चक्र मतलब वही जितने बार पंप करेगा, प्रत्येक पंप में लिख लीजिएगा, प्रत्येक इन ईच पंप लिखिएगा, साइकिल मत लिखिएगा। ईच पंप, पंपिंग स्टेशन लिखे थे ना कल
कि हृदय को शरीर का पंपिंग स्टेशन भी कहते हैं। तो प्रत्येक पंप में 70 मिलीलीटर ml ब्लड पंप करता है। ठीक, ये हो गया ऑर्टा। काम की बात लिख रहे हैं, कहानी आप एनसीईआरटी में पढ़ते रहिएगा। दूसरा लिखिएगा, यहां सिंगुलर में है लेकिन लिखवाते समय कई सारी होती है तो प्लूरल में लिखेंगे। देखिएगा, these are those arteries who supplies oxygenated blood to heart muscles। ये वे धमनियां हैं जो हृदय की मांसपेशियों को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करती हैं। हृदय में मांसपेशियां हैं, वो भी कोशिकाएं कोई बनी है तो उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए, और शुद्ध रक्त में ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन होता है। तो हृदय की मांसपेशियों को, हार्ट की मांसपेशियों को ऑक्सीजन यानी प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कौन करता है? कोरोनरी आर्टरी। आगे बताएंगे, अभी आज तो नहीं आएगा, कल आएगा, कि इसी में ब्लॉकेज होता है तो हार्ट अटैक आता है। वो आगे हम बताएंगे कल, अभी इतना लिखिए नहीं, आगे आगे मत लिखिएगा। तो बस ये रखिएगा कि कभी कभी ऐसे है तो कई सारी धमनी का नाम दे देगा, उधर कई सारे ऑर्गन का नाम दे देगा, कहेगा मैच द कॉलम, मतलब कौन सी धमनी कहां पे रक्त सप्लाई कर रही है। तो पहले आप इंपॉर्टेंट जो पूछने लायक है वो लिख लीजिए, उसके बाद आगे हम लिखेंगे। तो कोरोनरी हो गया, तीसरा लिखिएगा, कैरोटिड धमनी। These are those arteries who supplies oxygenated blood to brain। ये वे धमनियां हैं जो मस्तिष्क को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करती है, यानी ब्रेन में यही ले जाता है। ठीक, एक लाइन इसमें और लिखेगा, आवर ब्रेन यूजेस अबाउट 20% ऑफ इंटायर ऑक्सीजन ऑफ ब्लड। आवर ब्रेन यूजेस about 20% of entire oxygen of blood। फुल स्टॉप। हमारा मस्तिष्क, माथे पर से हाथ हटाओ, हमारा मस्तिष्क रक्त में उपस्थित कुल ऑक्सीजन का, हमारा मस्तिष्क रक्त में उपस्थित कुल ऑक्सीजन का, सम्राट किलविच बने हुए हो, इतनी ठंडी, अब धूप निकल गई, अब ठंडी कहां लग रही उतनी, रक्त में उपस्थित कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% अकेले उपयोग करता है। यानी जितना भी ब्लड में ऑक्सीजन है उसका 20% अकेले कौन यूज कर लिया? ब्रेन। अब एक बात समझिएगा, चूंकि इसको यही खत्म कर रहे हैं, अगर ब्रेन का काम क्या होता है कि शरीर के ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट को क्या करना? कंट्रोल करना। तो अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला, इसका मतलब हुआ कि कैरोटिड धमनी में ब्लॉकेज हुआ। समझिएगा, तो कैरोटिड धमनी में ब्लॉकेज हुआ तो वो कैरोटिड धमनी की वो ब्रांच जिसमें ब्लॉकेज है वो ब्रेन के किसी न किसी पार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करती होगी। तो उस पार्ट को, जिस पार्ट को वो ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, उस पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो उस पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो पार्ट अपना काम करना बंद कर देगा, ब्रेन का। और ब्रेन का जब वह पार्ट काम करना बंद करेगा
तो वह पार्ट जिस बॉडी ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा था वो बॉडी पार्ट भी काम करना बंद कर देगा। इसी घटना को आप कहते हो ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस अटैक, लकवा, पक्षाघात। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लिखिएगा व्हेन ब्लॉकेज ऑकर्स, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, या ऐसे लिखिएगा ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस अटैक causes या is caused, paralysis attack is caused due to the blockage in carotid artery। लकवा या पक्षाघात कैरोटिड धमनी में रुकावट के कारण ही होता है, ब्लॉकेज के कारण ही होता है। ध्यान रखिएगा। हृदयाघात होता है कोरोनरी, कोरोनरी को इसलिए नहीं लिखवाए कि वो हृदयाघात को डिटेल में पढ़ाना है, हार्ट रिलेटेड डिजीज क्या है डिटेल में करना है, तो इसलिए उसको वहां नहीं लिखवाए, क्योंकि यहाँ ब्रेन वाला इसीलिए करा दे कि इतने से ही मतलब है आपको। तो ब्रेन स्ट्रोक या लकवा क्या है, ब्रेन के में शुद्ध रक्त की आपूर्ति नहीं होने से होता है, और वो आपूर्ति कौन करती है, ये कैरोटिड आर्टरी करती है। नेक्स्ट लिखिएगा। रीनल धमनी, these are those arteries, these are those arteries who supplies oxygenated blood to kidney। ये वे धमनियां हैं जो वृक्क को शुद्ध रक्त की आपूर्ति या गुर्दे को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करती हैं। These are those arteries who supplies oxygenated blood to kidney। जो वृक्क को शुद्ध रक्त की आपूर्ति, ये वे धमनियां हैं, इतना तो हर में कॉमन चल रहा है। ठीक है, फिर आगे लिखिएगा अगला। मेसेंट्रिक धमनी, mesenteric artery, these are those arteries who supplies oxygenated blood। उतना जो ये तो कॉमन है, जो हर में लिख रहे हो उतना लिखिए, हिंदी वाले भी अपने से लिख लो, ये वे धमनियां हैं जो, इतना तो लिख ही सकते हो हर में। These are those arteries who supplies oxygenated blood to gastrointestinal tract। इसी को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ब्रैकेट में या, और एलिमेंट्री कैनाल मैंने वहां भी तो बताया था आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी। तो ये वे धमनियां हैं जो आहार नाल को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करती हैं। वहां भी तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट देना है, वहां भी तो स्फिंक्टर वाल्व और पाइलोरिक वाल्व और इलियोसिकल वाल्व को सिकुड़ना खुलना बंद होना है, तो वहां भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन धमनियों को जो, सॉरी, आहार नाल को जो धमनियां शुद्ध रक्त की आपूर्ति करती हैं उसे कहते हैं मेसेंट्रिक धमनी। नेक्स्ट लिखिएगा। लिख लिए।
अच्छा, इसमें बहुत लोग होंगे जिनको लगा होगा कि सर की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ऑक्सिलरी को AUXI कर लें। ईमानदारी से कितने लोग हैं? स्पेलिंग AUXI करने वाले कितने लोग हैं अपने से? वो ऑक्सिलरी वर्ब इंग्लिश ग्रामर में होता है। यहाँ स्पेलिंग सही है, इसे ऐसे ही लिखिएगा। मैं जानता था ये कोई गलत बात नहीं, सब करता है, हर बैच में होता है। फिर तो आप अपने से उसे AUXI मत करिएगा, AXI ही रहने दीजिएगा, ठीक है? लिखिएगा, दीज आर यूज फॉर या दीज आर्टरीज आर यूज फॉर। अब इसमें लिखने का तरीका बदल गया। दीज आर्टरीज आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। इन धमनियों का उपयोग रक्त दाब मापने हेतु किया जाता है। यानी सबसे अच्छा ब्लड प्रेशर हमारे शरीर में अगर कहीं से मापना है तो कहाँ सुटेबल होता है? ऑक्सिलरी आर्टरी से ब्लड प्रेशर डॉक्टर मापेंगे तो वो सही आएगा। ठीक, अब दो चीज और करना है हमें। एक है, पढ़ा लिखिएगा, अब इसका हिंदी नहीं पता, और दूसरा क्या है, दोनों समझ ले इकट्ठे तो लिखवाते हैं। इसको कहते हैं महाशिरा। सिंपल सी बात है, यहां आपका हार्ट है, यहां अपने ऊपर कितना बताएं, बोर्ड पे देखिए। जैसे ये यहां बनाए थे, ठीक, यहां आपने जो ट्यूब लगाया था वहां फिर एक ऐसे किया था और एक इधर गया एक इधर गया, क्या है? तो ये जो ऊपर गया है उसे कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। ये क्या करती है? हृदय के ऊपर के अंगों का, हृदय के ऊपर के अंग क्या है, जो भी है, जितना भी है हेड तक, हृदय के ऊपर के अंगों से अशुद्ध रक्त लेके आती है। कहा? हृदय के ठीक पहले ही। और ये क्या है? ये है इंफीरियर वेना केवा, नीचे वाली। ये क्या करती है? हृदय के नीचे के अंगों का अशुद्ध रक्त लेके आती है हृदय तक। तो बड़ा, ज्यादा बड़ा कौन है? इंफीरियर, इसीलिए उसे लिखिए महाशिरा। लेकिन यहां इंफीरियर सुपीरियर किस आधार पर दिया गया? सुपीरियर वो है जो ऊपर के अंगों का क्या है, अशुद्ध रक्त ले आ रही है, और इंफीरियर कौन है? जो शरीर हृदय के नीचे के अंगों का अशुद्ध रक्त हृदय तक लाती है। यही लिखना है, दोनों में लिख डालो। और इसमें पहले ऊपर सुपीरियर लिखेगा, इट कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ बॉडी। यह शरीर के ऊपरी अंगों का अशुद्ध रक्त ले आती है हृदय तक, या हृदय तक लाती है। कहां से ऊपरी निचला देखना है? हृदय से ही देखना है। इंफीरियर वेना केवा में लिख लो, इसका जस्ट अपोजिट। और एक चीज और लिख लेना, लार्जेस्ट वेन ऑफ ह्यूमंस बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी सिरा है, इंफीरियर वाले में लिखिएगा, लार्जेस्ट वेन ऑफ ह्यूमंस बॉडी। और बाकी उसका ऊपर वाले का उल्टा, जहां ऊपर लिखिए वहां नीचे कर लीजिएगा, हो जाएगा।